तो व्याधि के जो पर्यायी बताए हैं उसमें पामा ज्वर, व्याधि, विकार, दुख, यश्मा, आमय, आतंक, गद, आबाध, ये सभी परस्पर रोग पर्यायवाची है। ज्वर, व्याधि, विकार, अभी कोई बीमार हुआ तो उसे आनंद तो नहीं होगा, तो उसे दुख ही होगा। आमय यानी आमज अवस्था, यश्मा यानी शयावस्था, आतंक यानी कि कोई सो बाहर से तो कोई आया है अंदर जो आपके शरीर की साम्य अवस्था को भंग कर रहा है। निदानम पूर्व रूपानी रूपाण्युपशय तथा संप्राप्ति चेति विज्ञानम रोगानम पंचदा स्मृतम। रोग विज्ञान के उपाय में रोगों को भली भांति इन 5 उपायों से जाना सकता है। निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। सुश्रुत तथा चरक संहिताएं भी इस पक्ष का समर्थन करती है अथवा वाग्भट के विचार भी शास्त्र संबंध है। निदान की विविधता का वर्णन चंद्रिका टीकायुक्त चरक संहिता में किया गया है। इसका प्रकाशन चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से हुआ है। देखिए, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, ये 5 पंचक जो बताए गए हैं उसमें कोई भी व्याधि का आचार्य चरक जी ने ये कहा है कि निदान करने के पीछे मत भागो। कौन से धातु में, कौन से दोषों में दुष्टि है उसे देखो, उसको ट्रीट करो, फिर बाद में आप सोचो कि इसकी संप्राप्ति, इसका निदान क्या था। संप्राप्ति पहले समझ के लो, ठीक है। संप्राप्ति समझने के लिए आपको ये संप्राप्ति क्यों हुई उसके हेतु समझना पड़ेगा। कौन से हेतु की वजह से ये हुआ। अभी कल एक पेशेंट हमने देखा, तो इस पेशेंट को जब भी हम केस टेकिंग करते हैं हम ये सोचते हैं कि इसके हेतु क्या है। हम उसका दिनचर्या के बारे में सोचते हैं, तो दिनचर्या में ये हम फाइंड आउट करते हैं उसको क्या तकलीफ़ थी। उसको फिशर था, परिकर्तिका थी, तो परिकर्तिका के हिसाब से जब हम उसको ये क्यों हुआ, उसके शरीर में इतनी गर्मी क्यों बढ़ी। ना ही वो चिकन खाता है, ना मटन, ना कोई सिगरेट, ना कोई ओकेजनल, सब ओकेजनल है, लेकिन चाय और चपाती, चाय चपाती और दूध और चावल, ठीक है। तो ये विरुद्ध अन्न का आहार का सेवन उसके शरीर में हो रहा था, ठीक है। तो विरुद्ध अन्न अगर शरीर में जा रहा है तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी अगर बढ़ेगी तो वो शरीर के धातु में जाएगी। देखिए, गर्मी ये पित्त का गुण है, उष्णता ये पित्त का गुण है। पित्त ये रक्त का मल है, ठीक है। तो जब पित्त की गर्मी बढ़ेगी तो रक्त की विस्तृता, द्रवता, उष्णता ये गुण भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो निदान करने के लिए पहले आपको हेतु अच्छी तरह से फाइंड, क्योंकि यत्र यत्र ध्रुम तत्र तत्र अग्नि, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपका संप्राप्ति हुई है और उस संप्राप्ति के लिए आपके पास हेतु नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। वो अगर नहीं मिला तो ये आपका अपयश है कि आपने वो ढूंढा नहीं ठीक से। कुदड़ कुदड़ के उसको पूछो, कुरत्ते रहो चूहे के माफिक, और ढूंढो, क्योंकि वो ढूंढा तो वो पहला बंद करो, क्योंकि वो अगर आपने बंद किया तो ही आप हेतु परिवर्जन कर सकते हैं। हेतु परिवर्जन हुआ तो ही संप्राप्ति भंग होगी। नहीं तो आप संप्राप्ति भंग करने के लिए दवाई देंगे और वहां से हेतु चालू है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये रहा संप्राप्ति के बारे में और हेतु के बारे में। पूर्व रूप, जब हेतु शुरू हो जाता है तब बीमारी शुरू होने से पहले ही हर धातु अपना अपना रंग दिखाना शुरू करता है कि उसे क्या तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ, जैसे एक हनीकॉम्ब है,
ठीक है। हनीकॉम्ब में अलग अलग प्रकार के हनी बीज होते हैं। एक तो क्यून होती है, वो कुछ काम नहीं करती, लेकिन उसको संभालने के लिए पूरी फौज रहती है। अगर आपने क्वीन को हाथ में ले लिया ना, कोई हनी भी आपको काटेगी नहीं। सिर्फ क्वीन को आप एक पैकेट में, अगर इसमें डब्बी में अगर आपने रख दिया और उनके सामने अगर रख दिया, कोई हनी भी आपको काटेगी नहीं। आप उसको आराम से हाथ में ले सकते हैं, बदन पे डाल सकते हैं, चेहरे पे डाल सकते हैं, किसी की मजाल नहीं है वो काटेगी तुमको, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी क्वीन आपके पास है। आप सहजता से वो शहद निकाल सकते हैं, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार हनीकॉम्ब में कुछ सोल्जर रहते हैं जो बाहर से वो लेके आते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं अंदर, कुछ रानी के लिए प्रोटेक्टिव काम करते हैं। वैसे ही हर धातु में काम करने वाले अलग अलग टिश्यूज़ है, पेशीज़ है, जो कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए। टिश्यू में बनने वाला जो टॉक्सिन पार्ट है, CO2 पार्ट है, गैसियस पार्ट है, उसका एक्सचेंज करने वाला भी टिश्यू है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं कि इसमें कुछ डिफॉर्मिटी अगर होती है तो कुछ अलार्म साइन भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अलार्म साइन हर एक बॉडी के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं पूर्व रूप के हिसाब से। जैसे ज्वर अगर आने वाला है तो मलावस्तंभ होगा, पित्त की वृद्धि होने वाली है तो मुखपाक होगा, या दाहता होगी। अगर ज्वर के मलावस्तंभ को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो अग्निमांद्य होगा, उसको भी अगर ट्रीट नहीं किया तो संचय, उसके बाद प्रकोप। प्रकोप माने दाहता होगी, आंखों से धुमायन दिखाई देना शुरू होगा, और फिर बाद में आपको रूप दिखाई देगा, ज्वर दिखाई देगा, बराबर। तो इसी सिम्टम्स को ही आपको कलेक्ट करके ट्रीट करना है। चयमेव जयत। जब वो होगा फिर हम देंगे, फिर हम रिपोर्ट करेंगे, फिर उसमें कुछ दिखता है क्या, तब तक डोलो खाते रहो। ऐसा नहीं होता है। धातु की दृष्टि, नवज्वर जो है, धातु की जो दृष्टि है वो धातुगत होगी, रस में जाएगा, फिर रक्त में जाए, क्योंकि रस क्षय के जो सिम्टम्स हैं वो पहले दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। दौर्बल्यम, पीड़ायन, ठीक है, ये सारे लक्षण पहले शुरुआत में दिखाई देंगे। उसी समय आपको आम पाचन लेना है या रस पाचन लेना है, रस पाचक लेना है। तब आपको त्रिभुवन कीर्ति या महासुदर्शन गाढ़ा, महाज्वरांकुश लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस धातु को पाचन करने वाली दवाई लेनी है उस समय में, क्योंकि वो ले लिया आपका, वो 3 दिन भी लिया तो 3 दिन में रस धातु का पाचन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो आपने थोड़ा सा दुर्लक्षित किया और वो आगे जाके रक्त तक गया, तो वह हल्का सा बॉडी पे रैशेस या ईचिंग या पिटिका आना शुरू हो जाएगा। अभी रक्त धातु में अगर ज्वर की निर्मित होती है, ये बहुत बार मेंसेस के फ्लो में दिखाई देता है। अभी रस का उपधातु आर्तव, तो वो भी रस धातु का ही है। भले आप उसको कभी कभी आप सोचेंगे कि वो रक्त का उपधातु क्यों नहीं, क्योंकि वो रक्त के समान ही है, लेकिन वो रस का उपधातु क्यों बताया, क्योंकि उसका अगर क्षय हुआ या उसमें अगर डिफॉर्मिटी होती है तो प्लाज्मा में डिफॉर्मिटी दिखाई देती है अधिक मात्रा में। और प्लाज्मा इट इज नथिंग बट द ब्लड ओनली। तो रूप आपको बाद में दिखाई देंगे, पहले आपको पूर्व रूप दिखेंगे। तो पूर्व रूप जब दिखेंगे तभी आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। लेकिन ये पूर्व रूप तो पेशेंट को समझ में आते नहीं, तो एज अ वैद्य हमें पहले उनको समझाना है
कि ये सिम्टम्स आपको दिखे हैं क्या। और जो जागरूक रुग्ण है ना, उसको तुरंत समझ में आता है कि मुझे पहले गले में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया, जो अभी H1 का जो डिसीज शुरू हुआ है उसमें पहले गले में जलन होती है, गले में दर्द होता है, फिर खांसी आती है। खांसी पहले ड्राई होती है, फिर वो कफज की होती है बाद में। ये सब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो हर बार जब वैद्य ट्रीट करेगा, तो एलोपैथी के हिसाब से हमारी दवा एक पर्टिकुलर नहीं रहती, अवस्था के हिसाब से दवाई चेंज होगी। तो पहले वातज पित्तज की अवस्था रहेगी तो हम वात पित्तज के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद में अवस्था चेंज हो रही है, वात कफज में जा रही है, तो हम वात कफज की दवा देंगे। इस बीमारी में अवस्था पित्तज से शुरू होकर कफज पे जाती है, नॉर्मली कफज से शुरू होकर पित्तज में जाती है। समझ रहे? तो ये भी एक वायरल डिसीज है, तो इसमें हेतु समझना बहुत जरूरी है। तो उस हेतु को, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कोई हेतु, कोई वायरस अगर हमें दिखाई नहीं देता है तो उसे हमें अगध के हिसाब से ट्रीट करना है। तो ये पेशेंट को आप अगध दे दीजिए रसायन काल में, और साथ में वात पित्तज की अवस्था से आप दवाई दे सकते हैं। ठीक है? तो हेतु आपको जानना है, आपको फाइंड आउट करना है, और हर एक व्याधि में हेतु बताया गया है, पूर्व रूप बताया गया है, रूप बताया गया है, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। हमें क्या चाहिए? संप्राप्ति और चिकित्सा। लेकिन उस संप्राप्ति तक पहुंचाने के लिए जो जो हेतु और हेतु काम आए हैं, वो हेतु जानना बहुत जरूरी है। हर बार आप अध्याय पढ़ते हो, हर बार हेतु में विरुद्धासन, बासी खाना, खट्टा, दही, नींबू, अचार, दाहक, ऐसे लक्षण बताए गए हैं कि वो, क्योंकि हर एक हेतु हर एक धातु के ऊपर काम करेगा। वो रक्त के ऊपर काम करेगा, रस के ऊपर काम करेगा तो धातु के ऊपर ही ना। तो धातु के ऊपर, हर एक धातु के ऊपर कौन कौन से हेतु ज्यादा मात्रा में काम करते हैं वो फाइंड आउट करो। रस के ऊपर विरुद्धासन करना, बासी खाना खाना, रात का बचा कुचा खाना, किसी ने काट लिया, मच्छर काटना, या बाहर के धुमायन में, या क्या बोलते ठंडी हवा में जाना, ये और ऐसे बहुत सारे लक्षण रस धातु के दृष्टि के लिए दिखाई देते हैं। रक्त धातु में खट्टा, दही, नींबू, अचार, बासी खाना, दाहक, अभिसंधि, ऐसा खाना दिखाई देता है। मांस धातु के दृष्टि में बहुत बार बाहर से अवपीड़न हुआ है, मुष्टि या किसी को मार लगा है, या मांस धातुगत किसी ग्रंथि का या शोथ हुआ है या विद्रधि हुआ है, वो भी। तो उसमें आगंतुज और कृमिज ये दोनों आ जाते हैं। मेदो वपावहनम च रुक्को। तो अगर मेद धातु में दृष्टि है तो आगे जाके रुक्क में होगी। मेद में धातु में दृष्टि है तो कफ में होगी। मेद में दृष्टि है तो रस में होगी, क्योंकि कफ में दृष्टि है तो कफ के आश्रय संबंध होने वाले सारे धातु में दृष्टि होगी। तो मेद एक ऐसा धातु है कि जिसकी दृष्टि से कफ के अदर धातु के दृष्टि में भी दिखाई देती है। तो जिसको मेदो रुद्धि है, स्थौल्यता है, उसके रस में, रक्त में, मांस में, मेद, इन धातुओं में भी अग्निमांद्य होगा। तो जब आप स्थौल्य को ट्रीट करेंगे तब आपको रस, रक्त, मांस, इन धातुओं को शुरुआत में ही ट्रीट करना है। पहला अग्निदीपन करना है हर एक धातु का, समझे? तो इनको ट्रीट करेंगे तो आपकी संप्राप्ति भंग होगी। नहीं तो मेद की संप्राप्ति भंग करने को आपको उन दरवाजों से ही जाना पड़ेगा। रस, रक्त, मांस, उनसे ही जाना है। डायरेक्टली मेद, मांस के ऊपर, मेद के ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। होता तो मेद को बाजू में निकालो, उसको ट्रीट करो, फिर अंदर डाल दो।
बराबर कि नहीं? वैसा नहीं है। तो जो मांसक्षय, मेदक्षय यक्ष्मा में है, यक्ष्मा व्याधि में मांसक्षय होता है, मेदक्षय होता है, वजन कम होता है, तो उसमें जो मांस रस का सेवन करने को कहा गया है वो हर एक धातु से ही जाएगा। तो हर एक धातु को प्रज्वलित करते करते हुए उस लास्ट धातु तक प्रज्वलित करने वाले भी कल्प रश्मा में बताए गए हैं, जैसे कि मालिनी कल्प, जो हर एक धातु के ऊपर काम करेंगे। अभी जैसे अग्नितुंडीवटी है या सुदर्शन कषाय है, ये रस धातु के ऊपर काम करने वाले हैं, या तिक्त रसायत्मक जो द्रव्य है वो अस्थि धातु के ऊपर काम करने वाले हैं। तो संप्राप्ति का भंग करने के लिए आपको हेतु, रूप और पूर्व रूप को समझना बहुत जरूरी है। तब आप फाइनली लास्ट में निदान तक पहुंचेंगे। चलो संप्राप्ति दिया, तो संप्राप्ति हमारी सही सही हमने जानी क्या, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप उस धातु को ट्रीट करने के लिए दवा देंगे और पेशेंट से शरीर के ऊपर हमें कुछ रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन दो प्रकार का होगा, एक तो अच्छा होगा, नहीं तो बुरा होगा। तो अच्छा हुआ तो उपशय मिला, नहीं मिला तो उपशय नहीं मिला। तो पेशेंट को दवा देने के बाद मालूम पड़ेगा ना कि भाई उपशय मिला कि नहीं मिला। तो दवा देने के बाद अगर उपशय मिलता है तो जो दवा दी धातु के हिसाब से उसके लिख के लो। ग्रंथ सिर्फ रेफरेंस के लिए है, पूरा दिमाग आपको लगाने का है। ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए है। आपको क्या दिखा? राजेशमा में 11 लक्षण बताए गए हैं, एकादश। किसी में 11 के 11 दिखेंगे, किसी में 2 ही दिखेंगे। तो इसका मतलब यह है क्या जब तक 11 लक्षण दिखते नहीं तब तक मैं उसको ट्रीट नहीं करूंगा? ऐसा नहीं है ना। 2 भी दिखते हैं, लेकिन दोनों भी अगर आपको धातुगत, जीर्णगत होने वाले अगर दिख रहे हैं, क्योंकि यक्ष्मा ज्वर है धातुगत होने वाली व्याधियां है, रसगत, मांसगत, रक्तगत, बराबर ना? क्योंकि हर एक धातुगत सिम्टम्स भी अलग अलग है। इसलिए एकच ज्वर, द्वितीयक ज्वर, तृतीयक ज्वर, जो ज्वर संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक, चतुर्थक जो ज्वर बताए गए हैं वो धातुगत ही है, बराबर ना? वैसे ही जो 11 एकादश लक्षण बताए हैं वो भी धातुगत ही बताए गए कि हर एक धातुगत जब वो यक्ष्मा का व्याधि जाएगा तो हर एक सिम्टम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मॉडर्न के हिसाब से अगर सोचेंगे तो कंसोलिडेशन, हाँ समझो चेस्ट में अगर पानी जमा हो रहा है तो शुरुआत में जो अवस्था है, प्राइमरी स्टेज कौन सा है, सेकेंडरी स्टेज कौन सा है और टर्शियरी, तो स्टेजेस वाइज पेशेंट को देखना शुरू हो जाता है। पहले तो हल्का सा पानी होता है, फिर प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, फिर पूरा लंग्स कोलैप्स हो जाता है, बराबर कि नहीं? अभी पूरा लंग्स जब कोलैप्स होगा उसके पहले प्लूरल इफ्यूजन में उसको सिर्फ हल्का सा प्लूरल पेन होगा, ब्रीदिंग में, डीप ब्रीदिंग में हल्का सा पेन होगा और शाम को बुखार आएगा। जब पूरा लंग्स कोलैप्स होगा तो वो पूरा सांस नहीं ले पाएगा, मुंह खोल के सांस लेगा, बराबर ना? तो ये सारे श्वास कास जो लक्षण बताए गए हैं उसमें ये स्टेप बाय स्टेप है, ये भी हेतु ही है।